अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वॉइस इज क्लियर बेटा? और जाग जाओ तला मसूद फसीउर रहमान। अच्छा रोज 3-4 ही जागते हैं, बाकी इतने सुस्तुल वजूद हैं कि आगे जाके क्लिक भी नहीं करते रेज हैंड के लिए। वो भी कौन करे? चलो ठीक है, इधर आप देखा, आप देखो, शुक्र है, मेहरबानी जनाब आपकी। आपने इतनी जहमत गवारा कर ली कि आप क्लिक कर लें उठ के, उसमें भी सुस्ती। डेप्रिसिएशन, हाँ ये पीछे पीछे येगा। हाँ जी, फसीउर रहमान क्वेश्चन, क्वेश्चन होगा इसका मुझे लगता है कोई। जी जी फसी, अस्सलाम वालेकुम फसीउर। जी अस्सलाम फसी, वालेकुम सर। अस्सलाम जी। सर ये एफबीआर पावर टू प्रिस्क्राइब रूल, सर इसमें वो कह रहे हैं कि जो कंसिडरेशन रिसीव 1 साल के अंदर ही अगर कर लेंगे ना, तो फिर वो ये मेथड अडॉप्ट करना है कॉस्ट ऑफ हाँ जी एसेट हाँ वाला। जी हाँ जी। तो अगर नहीं करते तो फिर क्या करना है? फिर वो रूटीन मैटर, सेल परचेज, सेल मंथ्स अच्छा कॉस्ट ऑफ सेल, वही जो अकाउंटिंग में हम करते हैं। ठीक है, जी सर। ठीक है, ओके। सर एक और क्वेश्चन था। हाँ जी हाँ जी। सर अगर फॉरेन करेंसी लोन लेते हैं तो 3 ईयर उसके बाद नहीं पे करते तो वो हमारी लाइबिलिटी इनकम बन जाती है। वो स्टैग्नेंट बैलेंस रहेगा तो इनकम बनेगी ना। सर रिपीट कीजिए, क्या कहा? स्टैग्नेंट बैलेंस रहेगा तो इनकम बनेगी। सर और रहेगा अगर लेकिन लाइबिलिटी स्टैंड कर, लेकिन वो लायबिलिटी मेरी इनकम नहीं बनेगी जो फॉरेन करेंसी लोन के अगेंस्ट होगा। वो नहीं बनेगी इनकम। नहीं जी, इसका सवाल, आपका सवाल ये है कि जी आपका जो फॉरेन करेंसी लोन के अगेंस्ट लायबिलिटी है, अगर वो 3 साल तक रहे तो अगर वो मैं पे ना करूँ तो क्या वो लायबिलिटी बनेगी? नहीं, वो लायबिलिटी नहीं इनकम बनेगी। बनेगी जैसे। वो तो ट्रेडिंग लायबिलिटी के बारे में कहा गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है। ओके सर। और फॉरेन करेंसी लोन ऐसे डॉक्यूमेंटेड होता है, वैसे नॉर्मल ऐसा होता नहीं है कि वो आप पे ऑफ ना करें। उसके जी अगेंस्ट सर। आपकी हर चीज, तो कोई ना कोई प्लेज, कोई बैंक डॉक्यूमेंट, हर चीज होती है उसके पीछे वैसे भी। जी सर। ठीक है, चलें। ओके सर, थैंक यू। अहमद हसन, जी अहमद हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर ये एफबीआर पावर टू प्रिस्क्राइब रूल्स है जो, हम्म इसमें जो हम लेस कर रहे हैं कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ एसेट, ये कौन सी डिस्पोजल है? जी जो एसेट बेचते हैं हम, एसेट कंसिडरेशन रिसीव्ड अगेंस्ट डिस्पोजल ऑफ एसेट। डिस्पोजल का क्या मतलब है? ये आप कंपल्सरी एक्विजिशन में बात कर रहे हो ना? हाँ जी, कंपल्सरी कंपल्सरी तो एक्विजिशन। मैं गवर्नमेंट को डिस्पोज ऑफ ही कर रहा हूँ। अच्छा, वो जो पुरानी फैक्ट्री जो हाँ जी, गवर्नमेंट ने पुरानी खरीदी है फैक्ट्री जो उसके पैसे गवर्नमेंट ने दिए खरीदी है गवर्नमेंट। उसके अगेंस्ट जो मुझे पैसे मिल रहे हैं वो क्या है? डिस्पोजल ही है ना। अच्छा ठीक है। ठीक है और जो कंसिडरेशन गिवन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट, ये हमने बेटा, जो ये नए एसेट जो खरीदे मैं हैं नए उनकी। एसेट खरीदने के लिए जो पैसे दिए हैं वो उसके पैसों की बात कर रहा है। ठीक है, ठीक है। चलें ठीक जी। है, थैंक यू। अच्छा जी, treatment of the deficit where the business is exempt and the treatment of the asset where the business is exempt for the certain period। प्लेन पेज पे आ जाए, प्लेन पेज पे आ जाए जी, जरा बात समझने दे। देखिए कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो कि बिजनेस कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। कुछ बिजनेस ऐसे हैं जो बिजनेस कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। इफ द बिजनेस आर कंप्लीटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, तो क्या मुझे वहां पे डेप्रिसिएशन का कोई रोला होगा कि नहीं जी इतनी नहीं इतनी क्लेम होनी चाहिए, नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए? वहां तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, क्यों? उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी होनी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी यूनिट्स, आपके ये जो जितने आईपीपीज हैं, ये जो प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, इनको पावर प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर बोलते हैं, ये एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हैं। इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है ये। अब मैं कहूं जी कि सेल, उनकी भी सेल है, उनकी भी कॉस्ट ऑफ सेल है, जीपी है एंड एक्सपेंसेस है, और मैं यहां कहूं कि जी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन मैं यहां पे कह दूं, और मैं डेप्रिसिएशन पे शोर बचाऊं कि जी
₹10 नहीं बनती, ₹20 बनती है, ₹30। इसमें जो प्रॉफिट आना वो तो वैसे एग्जाम्प्ट है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन का इतना मेरा क्वेश्चन अराइज नहीं होता। ना मेरी कोई टैक्स वाला लड़ाई होती है कि नहीं जी डेप्रिसिएशन इतनी नहीं इतनी बनती है। डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू टैक्स रूल्स ही कैलकुलेट करना भी मेरे लिए जरूरी नहीं है। डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंग टू टैक्स रूल्स भी कैलकुलेट करना मेरे लिए जरूरी नहीं है, बिकॉज बिजनेस एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जब मेरी इनकम पे टैक्स नहीं लगना, तो यहाँ ₹100 हो या वहां पे ₹1000 हो, damn care for the income tax. Next, but there is a possibility some business होते हैं जो आपके exempt हैं for certain period. For certain period means कि जी वो गवर्नमेंट कहे जी अच्छा जी टैक्स ईयर 2020 में आपने कोई मशीन लगाई तो हम 3 साल के लिए आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन ये हो जाएगा फॉर सर्टेन पीरियड। ये क्या आ जाएगा? एग्जेम्पशन पीरियड। एग्जेम्पशन पीरियड। फिर गवर्नमेंट कहते हैं अच्छा 2023 से आपसे हम टैक्स लेना शुरू करेंगे, 2023, 2024 एंड सो ऑन। ये आपका आ जाएगा टैक्सेबल पीरियड। अब आप पता क्या सोचते हैं, मतलब मैं यहां मैंने एक एसेट लिया ₹100 का, ₹100 का मैंने एसेट लिया। मैं पता क्या सोचता हूं कि यार पहले 3 साल तो बिजनेस एग्जेम्प्ट ही रहना है, तो मैं क्यों ना डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू करूं चौथे साल से, ताकि ज्यादा डेप्रिसिएशन मिले मुझे। यहां पे पहले साल में डेप्रिसिएशन कितनी मिलेगी? अगर ये पुरानी मशीनरी है तो 15% है, 15% डेप्रिसिएशन मिलेगी, ₹15 हो गया। पहला साल के डेप्रिसिएशन मेरा ₹15 हो गया। दूसरे साल डेप्रिसिएशन मेरी WDV 13। तीसरे साल डेप्रिसिएशन 11। चौथे साल डेप्रिसिएशन 9 रुपीस। अब देखें चौथे साल मुझे कितनी डेप्रिसिएशन मिल रही है? 9 रुपीस। अब मैं पता क्या सोचता हूं कि मैं पहले 3 साल टैक्स में डेफिनेट क्लेम ही ना करूं। क्यों ना करूं? ये एग्जम्पशन पीरियड है। नहीं, यहां पे फिर लॉ ये कहता है कि अगर आपका कोई इस तरह की सूरत हाल है तो देखें, अब यहां अगर मुझे ₹15 मिलेंगे तो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट और कम होगा। कहां मुझे ₹9 मिलेंगे तो मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट उतने से कम नहीं होगा। यहां मुझे टैक्सेबल प्रॉफिट जितना मर्जी आए, टैक्स नहीं लगना। लेकिन लॉ ये कहता है कि आपने डेप्रिसिएशन हर पीरियड की कैलकुलेट करनी है। यानी कि आप यहां पे डेप्रिसिएशन 9 रुपीस ही कैलकुलेट करेंगे। कोई हमें गेड़ा देने की कोशिश मत करे कि जी वो पहले 3 साल डेप्रिसिएशन चार्ज ना करे और यहां आके वो कहे जी मुझे डेप्रिसिएशन चूंकि पहला साल चार्ज कर रहा हूं, मुझे ₹15 दे दे। लॉ कहता है दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू क्लेम द डेप्रिसिएशन ₹9। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एनी क्वेश्चन जी? यानी कहने का मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन वैसे ही क्लेम होनी है जैसे टैक्स रूल्स कहते हैं। सिर्फ एग्जम्पशन पीरियड जो कंप्लीटली एग्जम्प्ट है ना, वहां कोई रोला नहीं है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां पहले दिन से टैक्सेबल है वहां डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी अकॉर्डिंग टू टैक्स रूल्स। और जहां पे फॉर सर्टेन पीरियड एग्जम्प्ट है वहां भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी अकॉर्डिंग टू टैक्स रूल्स। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एनी क्वेश्चन जी? तला मकसूद जी। सर इस तरह तो फिर उसको जो एलिजिबल डेप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट है जो उसका, वो उसको तो बेनिफिट ही नहीं होगा एलिजिबल डेप्रिसिएशन से। अभी मैंने एलिजिबल डेप्रिसिएशन पढ़ाई है आपको? ठीक है सर। अभी मैंने पढ़ाई नहीं एलिजिबल डेप्रिसिएशन। अभी तो मैंने सिर्फ एलिजिबल डेप्रिसिएशन एसेट डिस्कस किए हैं। चलें ठीक है सर। अभी मैंने डेप्रिसिएशन कोई नहीं पढ़ाई। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कैसे करते हैं अभी मैंने नहीं पढ़ाई। ठीक है सर। अहमद हसन सर यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट 1 में द डेप्रिसिएशन फॉर द एग्जाम्प्ट पीरियड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन अलाउड। इसका क्या मतलब है? वे एग्जाम्प्ट पीरियड में डीम टू हैव बीन अलाउड कि हम समझेंगे कि हमने आपको ₹15 अलाउ कर दिए। डीम टू हैव बीन अलाउड। आपने अगर क्लेम नहीं भी किए तो हम आपको अलाउ कर रहे हैं। इवन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले हैं कि अगर टैक्स पेयर डेप्रिसिएशन क्लेम करना भूल गया है
तो आप उसको खुद से डेप्रिसिएशन दे दें। ठीक, डेप्रिसिएशन इतना सर्टेन एक्सपेंस है, आपने प्रूफ क्या करना है, एसेट है, एसेट से टैक्स इनकम जनरेट हो रही है और एसेट आपके नाम के ऊपर है, टाइटल आपके नाम के ऊपर है, ये आपने प्रूफ करना है, राइट? ठीक है सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट, अब उधर है दोबारा। अच्छा आगे चले जी। रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन लॉस, अब रेट्स हम पढ़ना शुरू करते हैं। द डेप्रिसिएशन लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट यूज्ड फॉर द पर्पस बिजनेस शैल बी कंप्यूटेड एट द रेट गिवन बिलो। आगे आइए जी, अब हम यहां से पढ़ के वापस गए हैं। ये देखें, ये हमने रेट्स पढ़ ली हैं, ये हमारे रेट्स है। हमारे रेट्स का मैं मतलब क्या कहता हूं, दीज आर द टैक्स रेट्स, टैक्स डेप्रिसिएशन रेट्स। अच्छा, अगर अकाउंटिंग वाले कहे ना जी कि जो हमने जो बिल्डिंग बनाई है उसका डेफिनेट 20% है, तो हम उनको मना नहीं करते, हम कहते हैं 20% चार्ज कर लें, नो प्रॉब्लम, हम 10 करेंगे। वो कहते हैं हमारा जो फर्नीचर है ना उसमें 30% डेफिनेट चार्ज होनी चाहिए, हमारा ख्याल है उसकी यूजफुल लाइफ के हिसाब से, हम कहते हैं कर लें, हम लड़ाई नहीं उनसे करते। अब वो कहते हैं हमने आपने जो करना है कर लें, लेकिन हम अपना टैक्सेबल प्रॉफिट अपने टैक्स रूल्स के मुताबिक निकाल लेंगे। और इसमें मेजर फैक्टर आपका डेप्रिसिएशन निकालता है कि हाउ टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। इसलिए जब टैक्स डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन डिफर कर गई, तो फिर फॉर द लाइफ ऑफ द कंपनी आपका टैक्सेबल प्रॉफिट और अकाउंटिंग प्रॉफिट डिफर कर गया। अब ये अकल की बात है, समझ आई? क्यों? जब 100 रुपीज पे आपने पहली दफा डेप्रिसिएशन में डिफर कर गया, तो जब तक एसेट वो रहेगा तो हमेशा उसकी वैल्यू में फर्क रहेगा। फिर कल को एसेट बेचेंगे तो फिर वैल्यू में फर्क आएगा। वो खैर मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करता हूं तो आपको बात बड़ी समझ आएगी। अच्छा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवाइड दैट where a depreciable is used in the person business for the first time in a tax year commencing on the first day of July। ये चेंज है, ये जिस दफा अगर कोई पुराना स्टूडेंट पढ़ रहा है, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 2020 में और था, 2021 में और है। द डेप्रिसिएशन टैक्स शैल बी रिड्यूस्ड बाय 50%। Provided that where the depreciable asset is used in the person business for the first time in tax year commencing on the first day of July 2020, depreciation tax equal to 50% of the rate specified is in part 1 of the third schedule shall be allowed in the year of disposal। लो जी, ये बात पढ़ाते हैं, प्लेन पेज पे। अच्छा, मैं यहां पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पिछली बात भी कि टैक्स ईयर 2020 में क्या था, सर ना बात आपको समझ आ जाएगी। रबड़ से मिटा, चलो ठीक है। टैक्स ईयर 2020 में क्या था, जो कि सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूं। टैक्स लॉज क्या कहते थे, फुल ईयर डेप्रिसिएशन will be charged in the year of purchase। ईयर ऑफ परचेज, चाहे आपने ऐसा 28 जून को खरीदा है, आपने 28 जून को ऐसा लाके अपने, मैंने चेयर्स खरीदी और मैं कहता हूं मैंने 28 जून को ऐसा लाके मैंने कॉलेज में रख दिया, चेयर्स इस्तेमाल होना शुरू हो गई, तो लॉ कहता था फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दे, चाहे सिर्फ आपने 2 दिन इस्तेमाल किया है। एंड नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज, no depreciation will be charged in the year of disposal। अब देखें, ये ना बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग, इंटायर डिफरेंट फ्रॉम द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्या कहते हैं, पीरियड ऑफ यूज, अकाउंटिंग में कहते हैं पीरियड ऑफ यूज। अब यहां लॉ क्या कहता था टैक्स ईयर 2020 में, अब हम टैक्स ईयर 2020 के अकाउंट्स फाइनल कर रहे हैं, तो वहां हम ऐसे ही कर रहे हैं कि अगर ऐसा 28 जून को भी खरीदा है तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो जानी है, और अगर आपने ऐसा 360 दिन इस्तेमाल किया है और 25 जून को बेच दिया आपने, तो आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी। दिस इज रूल एप्लीकेबल फॉर टैक्स ईयर 2020। अब उन्होंने टैक्स ईयर 2021 में क्या कर दिया
2021 में क्या कर दिया, उन्होंने कहा था कि जितना डेप्रिसिएशन रेट है ना उसका 50% आपको डेप्रिसिएशन अलाउड होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस is allowed in the year of purchase equal to 50% of the depreciation calculated as per rates। यानी कि अगर 15% है तो 7.5% कह लें, या 15% कैलकुलेट करके तकसीम 2 कर लें, एक ही बात है। चाहे एसेट आपने मैंने एसेट खरीद लिया 5 जुलाई को, अब एसेट मैंने कितनी देर इस्तेमाल किया, 360 दिन एसेट इस्तेमाल किया, लेकिन मेरी डेप्रिसिएशन कितनी मिलेगी, 50%, 183 डेज की, ये कह लें आप। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जब आप डिस्पोजल करेंगे तो चाहे आपने एसेट मैंने 2 जुलाई को एक्सपोर्ट सेल कर दिया, तो फिर भी डेप्रिसिएशन आपको उस साल में कितनी मिलेगी, फिर आपको 50% मिलेगी। एक्चुअली पहले साल में लोग एसेट कोशिश करते थे कैपिटलाइज्ड हो जाए, और लोग क्या करते थे 21 जून को 20 जून को एसेट कैपिटलाइज्ड हुआ है, पूरी डेप्रिसिएशन क्लेम करते थे, और वो क्या कन्वर्ट हो जाता था इनटू लॉस, और लोग यहां से टैक्स अवॉइड कर जाते थे। और ये कोई बुरी बात भी नहीं थी, कानून के मुताबिक था, हम कौन सा कोई कानून से बाहर से बात कर रहे थे। लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया कि डेप्रिसिएशन जो है वो आपको 50% मिलेगी इन द ईयर ऑफ परचेज और 50% मिलेगी इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। अब मैं आपसे एक छोटा सा हम एक क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ी सी बात हमें समझ आएगी। चलें जी, अकाउंटिंग प्रॉफिट है जी किसी ए का, मिस्टर ए का, मिस्टर ए का अकाउंटिंग प्रॉफिट है बिफोर डेप्रिसिएशन, चले बिफोर डेप्रिसिएशन 5 मिलियन। assets put into use on August 31st, बल्कि अगस्त 1st 2020 4 मिलियन। ये कोई थी बिल्डिंग और ये थी मशीनरी। मशीनरी यहां मैं जानबूझ के लिख रहा हूं सेकंड हैंड, वो आई जी नहीं, सितंबर में, ठीक है, वो सितंबर 1st 2020 8 मिलियन। कैलकुलेट accounting profit before tax and taxable profit before tax। चलें जी, you have 5 minutes। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रेट, सॉरी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रेट 20%, 25%, ये अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रेट है जी। सेकंड हैंड मशीनरी पाकिस्तान से खरीदी है, अभी वैसे मैंने एलिजिबल डेप्रिसिएशन पढ़ाई नहीं है, अभी आपको नहीं पता कि एलिजिबल डेप्रिसिएशन का क्या यूज है।
चलो प्लेन पेज पे आओ। अच्छा पहले हम अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालेंगे जी। जो अकाउंटिंग प्रॉफिट हमें बिफोर डेप्रिसिएशन दिया गया है, बिफोर डेप्रिसिएशन वो है जी 5 मिलियन। और जी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन हम पहले कैलकुलेट करेंगे किसकी, बिल्डिंग की। और बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कितनी है जी? नहीं नहीं, हम फिगर कितनी बिल्डिंग की? 4 मिलियन। 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय 12, 73333 ये आ गया जी। उसके बाद हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे मशीन की। मशीन की डेप्रिसिएशन 8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 25% मल्टीप्लाइड बाय 10 बाय 12 और 1666666 और ये मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया जी 2.6 मिलियन। ये मेरा अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया। अब मेरा जो टैक्सेबल प्रॉफिट होगा जिसके ऊपर मैंने टैक्स चार्ज करना है वो है मेरा जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो है 5 मिलियन। 5 मिलियन। अब इसमें से मैं लेस क्या करूंगा? लेस टैक्स डेप्रिसिएशन किसकी? पहले बिल्डिंग की मैं टैक्स डेप्रिसिएशन कैलकुलेट लेस करूंगा। बिल्डिंग की है जी 4 मिलियन। 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 1/2 या मैं इसको 5% कर दूं, एक ही बात आनी है 2 लाख। और मशीन की जो है वो है जी 8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 1/2 6 लाख। और मेरा टैक्सेबल प्रॉफिट आया 42 लाख। अब आप यहां मुझसे लो जी, टैक्स मैं किसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा? 42 लाख के ऊपर। अब मैं यहां से अगली बात करने लगा हूं कि क्या जुनेद साहब मेरे वाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं या अपने वाली कैलकुलेट करते हैं? नहीं भाईजान, जुनेद साहब अपने वाली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, ये वाली। वो फिर मैं फिर क्या करता हूं, ऊपर कीजिएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2.6 मिलियन एड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्सिएशन में डिसअलाउड करता हूं, अकाउंटिंग डेप्सिएशन डिसअलाउड, वो नहीं मानी जानी। कितनी आ गई अकाउंटिंग डेप्सिएशन दोनों की जमा करके? 2.8 मिलियन। दोबारा आ गया 5 मिलियन लेस टैक्स डेप्सिएशन। $2.4 मिलियन और अकाउंटिंग डेप्सिएशन कितनी है जी? 8 लाख। और हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं, ये हमारी इनकम टैक्स रिटर्न होती है जनाब। लो जनाब, अब सवाल बोलो जी, एनी क्वेश्चन? तला बुहारी जी, तला तलहा बुहारी। तला आप अपने नोट करो। हाँ जी, सर जी, हाँ जी सर बोले। ये सर ये हमने सेकंड हैंड मशीन ली है पाकिस्तान से, लेके पाकिस्तान में यूज की, इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? हाँ जी करेंगे, क्यों टैक्स नहीं के करेंगे, मुद्दे। क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। डेप्सिएशन मेरी 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 मशीन है तो मैं डेप्सिएशन चार्ज करूंगा ना। इनसा जो पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि एक जो अगर हम बाहर से, अभी मैंने पढ़ाया नहीं कोई भी कंसेप्ट। मैं तो एलिजिबल डेप्सिएशन पढ़ाया, मैं तो कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ाया। और डेप्सिएशन तो मैंने पढ़ाई नहीं अभी तक। डेप्सिएशन मैंने आज शुरू किया है, हौसला करें अभी आप, ठीक है? ठीक है सर। उमर इशफाक, उमर जी, उमर। सर जी ये नोट्स पे ना 2 पेज पीछे अभी भी लिखा हुआ है कि
In other words, full taxation shall be charged for the year of taxation, but no taxation shall be charged in the year तो when वो the गलती से लिखा गया, काट दो, नोट्स में लिखा हुआ था वो पुराने कहीं रह गया होगा ना यार, फिर क्या हुआ, थू मारा कर लो। ठीक है सर। ठीक है, आगे चलो जी। वाजिद जी, वाजिद सर जो डेप्रिसिएशन हम ये चार्ज कर रहे हैं, अगर ईयर एंड 31 दिसंबर है तो टैक्स की वर्किंग हम करते हैं उसमें जून में जाके, तो वो फिर 6 महीने की एक्स्ट्रा उसमें ऐड करेंगे? नहीं नहीं यार, साल तो पूरा ही रहना ना। आप कहना क्या चाहते हैं मुझे नहीं समझ सर, नहीं। हाँ बोले। अगर जो अकाउंटिंग ईयर है ना वो 31 ऑफ दिसंबर है। अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर है, ठीक है मान लिया। वो शुरू कब होगा? जनवरी से। वो जनवरी से शुरू होगा। यार दिसंबर अगर खत्म है तो जनवरी शुरू होगा। हाँ ठीक हो गया सर, तो क्लियर हो गया। चलो जी, तला अकबर तला अकबर जी। तला सर ये सॉल्यूशन एक मिनट पर दिखाएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेना था। सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट लेना और स्क्रीन सॉल्यूशन कर देंगे, वो कंडेंस कर दो। चलो स्लाइड शेयर हो जाएगी यार, ओके सर, ले लो, थैंक यू। स्लाइड भी शेयर हो जाएगी। चलें जी आगे चलते हैं जी। ये हमने जी अब हमारी ना कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई हैं इनकम ऑफ बिजनेस की। आगे चलें जी। लो जी, अब हम बात करते हैं इसकी इनिशियल अलाउंस की। खप डाली हुई थी आपने कि जी अब एक और डेफिनेशन मिलती है जनाब, देखें, और इस डेफिनेशन का IAS 16 में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन टैक्स वाले कहते हैं नहीं नहीं हम बड़े फयाज हैं, एक और डेफिनेशन लो। उस डेफिनेशन का नाम है इनिशियल अलाउंस। इनिशियल अलाउंस कह लें या इनिशियल डेप्रिसिएशन कह लें, हम तो इनिशियल डेप्रिसिएशन कह देते हैं। इनिशियल डेप्रिसिएशन इज इन एडिशन टू द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अभी जो आपने कैलकुलेट किया ना वो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है। अभी जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है वो लिख लें, वो क्या है? नॉर्मल डेप्रिसिएशन है। अब ये जो मैं कैलकुलेट करने लगा हूं ये है इनिशियल डेप्रिसिएशन। इनिशियल डेप्रिसिएशन साल में, इनिशियल डेप्रिसिएशन मिलनी किसको है? सबसे पहले मिलनी किसको है? कहता है एलिजिबल डेप्रिसिएशन को मिलनी है जिसकी डेफिनेशन पढ़ के आ गए, और किसी को नहीं मिलनी। किसको मिलनी है? यानी कि नई मशीनरी को मिलेगी, नई मशीनरी को मिलेगी। अच्छा पहले बिल्डिंग को मिलती थी, अब बिल्डिंग को नहीं मिले, सिर्फ मशीनरी को मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ मशीनरी को मिलती है, या ऑफिस इक्विपमेंट को भी मिलती है। ऑफिस इक्विपमेंट को, फर्नीचर फिक्सचर को नहीं मिलती। अब वो कहता क्या है, किसको मिलेगी? द एसेट शुड बी न्यूली कंस्ट्रक्टेड, इरेक्टेड और इंस्टॉल्ड, इट शैल प्लेस फर्स्ट टाइम इन सर्विस। यही पढ़ा हमने एलिजिबल में कि पाकिस्तान में पहली दफा इस्तेमाल हो रहा है। अब इनिशियल डेफिनेशन कैलकुलेट कैसे करेंगे? इनिशियल डेफिनेशन सिर्फ पहला साल में कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इनिशियल का कोई कंसेप्ट नहीं है। एंड द रेट इज 25%। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? प्लेन पेज पे आइए। न्यू प्लांट मशीनरी इंस्टॉल्ड, in tax year 2021। नीचे वो पेज निकालेगा, वो इनिशियल वाला। मैं जरा एक दफा पढ़ देता हूं। The initial allowance shall be admissible in respect of the later of the tax year in which the asset is used first in Pakistan or the tax year in which the commercial production is commenced। Ultimately commercial production commence होगी तो आपको इनिशियल डेप्रिसिएशन मिलेगी ना। ये तो नहीं आप कहीं जैसे मैंने ला के रख दिया और मुझे डेप्रिसिएशन देना शुरू कर दें।
इन केस ऑफ द, अच्छा लीजिंग कंपनी वाला मैंने नहीं पढ़ाना, लीजिंग नंबर 5 पॉइंट अभी मैंने नहीं पढ़ाना, जिसको होल्ड कर लीजिएगा आप। अच्छा ये बात कंसेप्ट देख लें, इनिशियल डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज नॉट अलाउड फ्रॉम टैक्स ईयर 2020, यानी कि पहले बिल्डिंग के ऊपर भी डेप्रिसिएशन मिलती थी, इनिशियल डेप्रिसिएशन मिलती थी, अब बिल्डिंग के ऊपर आपको इनिशियल डेप्रिसिएशन जो है वो नहीं मिलती। अब आ जाइए, अब आइए उधर क्वेश्चन पे। न्यू प्लांट मशीनरी आई, अज्यूम कर लें जी न्यू प्लांट एंड मशीनरी जो इंस्टॉल हुई वो हुई 12 मिलियन की, 12 मिलियन। पहला है टैक्स ईयर 2020, इसको कितनी डेप्रिसिएशन मिलेगी? इसको पहले मिलेगी इनिशियल डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25%, इसका 25% 3 मिलियन आ गया जी। बाकी बचा जी 9 मिलियन। अब इसको मिलेगी नॉर्मल डेप्रिसिएशन। नॉर्मल डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 15%। 9 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 1/2, क्योंकि ये तो हमने कहा है कि जिस साल में आनी उस साल 1/2 होना है। 675,000। बाकी आप WDV कितनी रह गई? ये WDV रह गई पहले साल। और पहले साल में एक्सपेंस कितना क्लेम हुआ? ये मेरी टैक्स बनी 3 मिलियन ये और 6,75,000 ये। This is my first year depreciation, tax depreciation to be claimed as an expense in my tax return. कानून बड़ा फ्याज है पहले साल में तो। अब आपका ये क्यों है ऐसा है? नई मशीनरी, कहता है नई इन्वेस्टमेंट लगेगी मुल्क में, कोई बात नहीं, फिर क्या है। और आपको पता है पहले साल में बिजनेस नहीं इतना चलता, वो कहता है अच्छा चलो यार डेप्रिसिएशन होगी, कोई बात नहीं, लॉस हो जाएगा, फिर क्या है, ना टैक्स देगा, आगे तो देगा। अगले साल टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी होगी? नेक्स्ट ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी होगी? इन टैक्स ईयर 2022 WDV क्या है? $8,325 ये WDV है, और सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलनी है। कितनी? मल्टीप्लाइड बाय 15%। ये मिलनी है डेप्रिसिएशन अगले साल। उसे WDV चेंज नहीं किया, आपकी WDV उसे डबल लेस कर दिया। एनी क्वेश्चन जी? एनी क्वेश्चन? लो जी, तला अकबर ऑलरेडी था, चलो जी। एनी क्वेश्चन जी? लो जी, हमारा जी हमारा सर जी सर मैंने आपसे पूछना था कि ये जो जितनी डेप्रिसिएशन दी हुई है ये सब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमने हाँ जी WDV। और सर ये हमने याद करने हैं ना, गिवन नहीं होंगे? ये टैक्स रेट्स, ये अकाउंटिंग रेट, डेप्रिसिएशन रेट की बात कर रही हैं? जी सर। तो याद करेंगे तो जी सर। हाँ जी, 2 बादाम खाएं, याद कर लें सर, बस ये कंफर्म ही करना है। ठीक है। थैंक यू सर। नहीं, मैं तो वैसे एडवाइस कर रहा हूँ, 2 बादाम खाएं, याद कर लें। जब हमने टैक्स का पेपर दिया था तो हमें टैक्स रेट्स भी जो थे वो हमें नहीं आते थे पेपर में, और हम टैक्स रेट्स याद करके जाते थे। फिर आई कि आपको शुक्र अगल आ गई। एनी क्वेश्चन जी? सो देयर ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द टैक्स डेप्रिसिएशन एंड द अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन। हमेशा डिफरेंस होता है जी हमारा।
कोई सिंगल रिटर्न भी ऐसी नहीं है हमारी जिसमें हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेबल प्रॉफिट एक जैसा हो। जी शाज़म मरगूब, जी शाज़म। सर ये जो हमने इनिशियल डेप्रिसिएशन के बाद सर तो उसके बाद नॉर्मल डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है सर, वो पहले साल की वो हमेशा 1/2 ही करेंगे फिर? हाँ जी, इनिशियल पहले के बाद साल, जी पहले साल की 1/2 ही करेंगे इनिशियल के बाद। इनिशियल में से 1/2 नहीं कहा, उसे नॉर्मल में जाके 1/2 का है। तो बाकी सर डिस्पोजल में तो 1/2 होगी। जब डिस्पोजल होगी फिर 1/2 हो जाएगी। ठीक है सर। उसने दिनों का रोल ही मुका दिया। जी सर। उसने कहा जी ये परचेज में डेप्सिट रेट 50% कर लो जो गिवन है, और डिस्पोजल में भी डेप्सिट रेट 50% कर दो। ठीक है जी, जी सर। अबू जरा सिर्फ सर सपोज एक एसेट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करें 15%, जी, लेकिन वही अकाउंटिंग के तहत हम 10% के ऊपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका जिस रेट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं वो एसेट जल्द जो है वो नील हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, लेकिन अकाउंटिंग के हिसाब से उसकी वैल्यू रहेगी, तो उसका एसेट के ऊपर हौसला कर, टैक्स अब तो हौसला कर। तूने आज बैठ के WDV के साथ एसेट जीरो करना है 100 रुपए का, चल नहीं होगा। करो, तुमने कल मुझे जवाब देना है। 100 रुपए का एसेट है और तुम्हें WDV के साथ उसको जीरो करना है। ठीक है सर। ठीक है, वो वैल्यू रहती है कहीं बहुत, अब फिर वो आता है कि वो आपको जी के वैल्यू WDV में चलती रहनी है। ठीक है सर। और वैसे भी आपको पता है कि एसेट 5-6 साल इस्तेमाल, एसेट यार मशीनरी कितने साल इस्तेमाल हो जाएगी सेम, आप ये भी सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो। चलती रहती है। एक नेचुरल सी बात है ना, आपको रिप्लेसमेंट्स की जरूरत पड़ती है, आपको न्यू मशीनरी की जरूरत पड़ती है, आपको ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ती है जो कैपिटलाइज्ड होती है। मेजर रिपेयर आपको लॉ कहता है कैपिटलाइज कर दो। ठीक है, ये तो नहीं आपने 1935 में पावर लूम लगाई थी, आप आज भी चला रहे हैं वही 35 पावर लूम। ठीक है, नहीं चलें, ठीक है। नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन जी? चले जी आगे चले। लो जी, ये हमारा एक नई चीज आई, और इनिशियल अलाउंस किसके ऊपर है? सिर्फ सेकंड हैंड मशीन के ऊपर नहीं है। इनिशियल अलाउंस एलिजिबल डेप्सिबल एसेट का डेफिनेशन हमने पढ़ी सिर्फ किस लिए? फॉर इनिशियल अलाउंस के लिए। और ये नॉर्मली किसके ऊपर मिलनी है? प्लांट मशीनरी और ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर भी कैलकुलेट करता है। फर्नीचर फिक्सचर के ऊपर कैलकुलेट, वो तो वैसे भी उसने कहा फर्नीचर फिक्सचर के ऊपर कैलकुलेट नहीं करना। हाँ, जो अगर आपकी गाड़ी है जो प्लाइंग फॉर हायर है उसमें भी कैलकुलेट होगी, जो गाड़ी नॉट प्लाइंग फॉर हायर है उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं होगी। आगे चले। फर्स्ट ईयर अलाउंस और एक्सेल, अच्छा ये ना आप पढ़ लीजिएगा, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही आनी, क्योंकि ये है सिर्फ कंपनी पे है, सिर्फ आपने इसको रीड करना है। ये और डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट ईयर है, एक्सेलेंट डेप्रिसिएशन है, तो ये स्पेशल सिर्फ एक्सेलेंट डेप्रिसिएशन फॉर एनर्जी प्रोजेक्ट्स है। इसको जस्ट आपने रीड करना है, इसकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आनी। तो ये सिर्फ दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की बात करता है। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हमेशा ही आपकी नॉर्मली आपकी कंपनी होती है, तो कंपनी के हिसाब से कभी भी इसको जो नहीं किया गया इसको रीड आउट कर लीजिएगा बस आप। नेक्स्ट, कंडीशंस एप्लीकेबल टू डेप्रिसिएशन। लो भाईजान, ये होमवर्क है आपका। ये इसने बताया कि एसेट आपका होना चाहिए, एसेट आपके नाम का होना चाहिए, एसेट का टाइटल आपके नाम का होना चाहिए, एसेट आप इस्तेमाल कर रहे हो और आपने उसकी रसीदें देनी है कि भाईजान। अच्छा, रसीदें हर जगह देनी टैक्स में, ठीक है, रसीदों का गुजारा नहीं है, किसी भी जगह गुजारा नहीं है, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं या चाहे आप टिप्स के एम्प्लॉई हैं, रसीदों के बगैर गुजारा नहीं है भाईजान। आगे चलें जी। या वो कहते हैं कभी आप एसेट बेचते हैं, एसेट इस्तेमाल करते हैं, डेट कब है, ये देखो एडिशंस क्या है, इंप्रूवमेंट्स क्या है, अल्ट्रेशन, एक्सटेंशंस, बेचा कब है, कितने का बेचा है, WDV आपकी चेंज हो जाएगी। अब ये भी हम पढ़ेंगे कि WDV जब चेंज होगी तो फिर अल्टीमेटली उसका अकाउंटिंग गेन और होगा और टैक्स
ये भी हो सकता है अकाउंटिंग गेन हो जाए, टैक्स लॉस हो जाए, ये भी हो सकता है टैक्स लॉस हो जाए और अकाउंटिंग गेन हो जाए। ये होमवर्क है जी आपका, ये बच्चों वाली बातें, मैं इसके अब क्या तर्जमा करूं यार, अब इसको आगे चलो। फिर जो आपने एसेट बेचा है उसकी भी आपने बताना है जी कि वो कितने का बेचा है, कौन सा एसेट था, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या थी। आगे चलें, ये होमवर्क है जी अभी। जनरल प्रोविजंस, गेन और लॉस, बच्चों वाली बातें हैं जी, इस होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। चलो शाबाश, पढ़ो जी घर बैठ के। ये एक एडिशन डिलीशन के साथ स्केड्यूल बनाया गया है कि दरमियान में एक एडिशन हो जाता है। आगे चलें, WDV, ठीक है आगे चलें। ये अगर एसेट आपका पार्टली यूज है तो फिर वो अल्टीमेटली पार्टली यूज है 3/4 है तो 1/4 आपका बिजनेस के यूज है तो 1/4 के हिसाब से डेफिनेट चार्ज होनी है। आगे चलें जी। ठीक है आगे, ये सारा आपका होमवर्क चल रहा है। एक्सेप्शंस ये छोड़ रहा हूं, ये एक नई चीज आएगी यहाँ जी, यहां से पढ़ाना शुरू करूंगा अब मैं। अब यहाँ पे जो हम डेप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे हैं ना, अब जो डिस्कस कर रहे हैं कि जी डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कैसे करनी है, अब ये उन बातों के एक्सेप्शंस हैं, यानी कि जो हमने रूल्स पढ़ लिए कि हाउ टू कैलकुलेट द इनिशियल डेप्रिसिएशन, हाउ टू कैलकुलेट द नॉर्मल डेप्रिसिएशन, लेकिन अब जो आगे बातें आएंगी वो कहेगा नहीं जनाब अब नीचे यहाँ बात ऐसी करनी शुरू करेंगे, नहीं जनाब डेप्रिसिएशन जो हम ऊपर पढ़ के वैसे नहीं कैलकुलेट करनी। अब ये एक नया तरीका आ गया, किस चीज के लिए वो अब यहाँ बताएगा कि कौन से एसेट के लिए कौन सा डेप्रिसिएशन रूल किस तरह अप्लाई होगा या इसका गेन या लॉस कैलकुलेट कैसे होगा। अच्छा, जो गेन और लॉस है ना वो आपने अकाउंटिंग के हिसाब से निकालना है, ज़ाहिर है WDV माइनस सेल प्रोसीड, लेकिन यहाँ WDV कौन सी उठानी है आपने टैक्स की WDV उठानी है। अकाउंटिंग वाले अकाउंटिंग की उठाएंगे, टैक्स वाले टैक्स की WDV उठाएंगे। हमारा डेप्रिसिएशन स्केड्यूल इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनका डेप्रिसिएशन स्केड्यूल एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होता है। अगर आज हमारी जो कंपनी की रिटर्न है, मेजर कंपनी रिटर्न में जाके फर्क आता है, कंपनी की रिटर्न में हमारा डेप्रिसिएशन स्केड्यूल वहां पे अलग फीड हो रहा होता है। क्यों? अब ये क्या करते हैं, ये जी सरप्लस रीवैल्यूएशन फिक्स एसेट 100 रुपए का, और जी बैठे बैठे एसेट 300 रुपए का हो गया, हम कहते हैं ये झूठ बोलते हैं। अकाउंटिंग वाले झूठ बोलते हैं, टैक्स वाले सिर्फ सच की बेस पे चलते हैं कि नहीं जनाब 100 रुपए में से 30 रुपए का डेप्रिसिएशन है तो अब एसेट 70 रुपए का है, अब तो जो मर्जी कहते हैं 350 का है, नहीं 70 का ही है। यानी कि जो रसीद कहती है हम रसीद के मुताबिक चलते हैं। ये जो हवाई एंट्रीज डालते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, ये इन हवाई एंट्रीज को टैक्स नहीं मानता। अल्लाह हाफिज जी, स्टे ब्लेस्ड जी। कोई सवाल होगा तो इसको पढ़िएगा जो आपको होमवर्क दिया गया है, और कल हम इन्हीं बातों की जो हम आज पढ़ चुके हैं अब इन्हीं बातों को फिर हम एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे। यानी कि ये वाली बातें जो आज हमने पढ़ी, इनिशियल अलाउंस, टैक्स, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, अब जो अगली बातें आएंगी वहां पे अप्लाई नहीं होगी, और गेन और लॉस का कैलकुलेशन का तरीकाकार अब फिर चेंज होगा। वो क्या है? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस हम अलग डिस्कस करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड जी, अल्लाह हाफिज।